वेलकम टू एड्यू नेक्स्ट। आज हम बीपीएससी मेंस के लिए सिनॉप्सिस मेकिंग को समझेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके आंसर के लिए, इसको समझेंगे। और मैं आपसे अपने सिनॉप्सिस जो कि मैंने बीपीएससी मेंस के लिए बनाए थे उनको भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस सिलेबस कवरेज के लिए आसान होता है क्योंकि बहुत एक शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स होता है जिसे हम लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बनाते हैं। इसमें सारे डायमेंशंस को हम ऐड करते हैं ताकि और भी पॉसिबल डायमेंशन जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये आंसर राइटिंग में मददगार है, ये फ्लो और स्ट्रक्चर को बेहतर बना सकता है। और उसके बाद है इससे समय की बचत होती है क्योंकि आप बल्कि नोट्स जो कि कोचिंग द्वारा दिए जाते हैं उसको लास्ट टाइम में पढ़ पाना संभव नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन उसमें होता है, तो जिसको लास्ट टाइम में प्रोसेस कर पाना या याद कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें से मेन पॉइंट्स को निकालते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस बना लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी टॉपिक का। उसके बाद हम ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बनाने में आपकी हेल्प करेगा जिसमें सारे डायमेंशंस जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि डायमेंशंस को आप इसमें लिख सकते हैं और पहले से तैयार हो सकते हैं। कोई भी डायमेंशन आपसे पूछा जा सकता है या ओवरऑल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक कंटेंट इनरिचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डाटा डालते हैं, रिपोर्ट डालते हैं, कमिटी के नाम डालते हैं, रिकमेंडेशंस डालते हैं, केस स्टडी को डालते हैं। ये शॉर्ट टाइम में आपको याद रहेगा। उसके बाद ये लास्ट मिनट प्रिपरेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये नोट्स मैंने अपने बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे, जिसका टॉपिक था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये इंट्रोडक्शन था। अगर इंट्रोडक्शन ऐसे आया तो मैं ऐसे लिखूंगा। उसके बाद इसमें विशेषताओं को मैंने ऐड किया है, जैसे विभिन्न स्रोतों से वहित हैं, यानी आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है या मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। याद रहे कि ये केवल एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, इसको यहाँ पे आपको एग्जाम में डिफाइन करना होगा। यहाँ पे ये केवल शॉर्ट नोट्स है, आपको इसका डिटेल पता होना चाहिए। उसके बाद ये कठोरता का, नम्यता का समन्वय है या लिखित संविधान है, ये इनके बारे में जो भी एक दो पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, जैसे लिखित संविधान में क्या क्या है, तो कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, ये सब आपको याद करना होगा। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, संसदीय प्रणाली है, एकात्मक और संघीय ढांचा है। ये सब पॉइंट्स आपको याद करने होंगे और इनको एग्जाम में आपको डिफाइन करना होगा, इलेबोरेट करना होगा। तो हर एक पॉइंट को यहाँ जैसे कि आपने देखा है मैंने मेंशन किया है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं इन पॉइंट्स को लिखता, उसके नीचे डिफाइन करते चला जाता। फिर त्रिस्तरीय सरकार, मौलिक अधिकार। उसके बाद एक एंडिंग है, ये कंक्लूजन टाइप का है, जिसमें मैंने सच्चिदानंद सिन्हा सर का जो भी थिंकिंग थी संविधान के प्रति या उन्होंने क्या कहा था संविधान को, उसको हम लोग अपने आंसर्स में डालेंगे। उसके बाद है संविधान के कार्य क्या हैं, तो ये क्या करता है, विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है। इसको आप विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है, आप इसको अपने आंसर में डिफाइन करेंगे कि कौन सी विचारधारा को अभिव्यक्त करता है। जैसे समाजवादी विचारधारा हो गई या उदार बौद्धिक विचारधारा है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो इसमें हम अनुच्छेद 38 को ये चर्चा करेंगे। उसके बाद ये मूलभूत कानून है, यहाँ हम लोग संविधान के मूल ढांचे की चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद संगठनात्मक ढांचा है, ये प्रशासनिक जितने भी उपबंध दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। बहुलवादी संस्कृति का पोषण करता है, बहुलवाद यानी प्लुरलिस्ट कल्चर। मौलिक अधिकार को इससे जोड़ सकते हैं, आर्टिकल 19, 29, 30 को जोड़ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनसे जोड़ सकते हैं। सरकार के स्तर को भी इसमें डिफाइन किया गया है, जैसे कि त्रिस्तरीय सरकार हो गई, केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय लोकल सरकार या स्थानीय स्वशासन। उसके बाद संविधानवाद क्या है, ये पॉसिबल डायमेंशन होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है ये संविधानवाद क्या है। तो ये इंट्रो है। संविधानवाद का तात्पर्य है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सीमाओं और निर्बंधों और नियंत्रणों और नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, ये पहला इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ये दूसरा इंट्रोडक्शन है। तो इस तरह से जो भी आपको बेहतर लगे या जो भी याद आए आप उसे लिख सकते हैं। संविधानवाद की अवधारणा में शक्ति के निरंकुश एवं अधिनायकवादी प्रयोग के विरुद्ध सीमित सरकार और विधि के शासन के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो ये अलग अलग इंट्रो है, जो भी बेहतर लगे आपको किसी भी टॉपिक में जो भी इंट्रो बेहतर लगे या दोनों बेहतर लगे तो आप दोनों को लिख लें। उसके बाद है कि संविधानवाद में आप जितना थिंकर के नाम डालेंगे उतना ही आपका कंटेंट जो है इनरिच होता है। तो संविधानवाद का अर्थ केसीवियर या WG एंट्री जो बताते हैं, तो वो है न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोपण। उसके बाद तानाशाही नेतृत्व की अनुपस्थिति, शक्ति विभाजन का सिद्धांत है और व्यापक हितों की स्वीकृति, वही बहुलवादी संस्कृति को हम लोग इसमें देखेंगे। और जनहित की बात भी इसमें किया जा सकता है। अब भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो संविधानवाद को
सपोर्ट करते हैं, तो वो है मौलिक अधिकार, उसके बाद है विधि का शासन। इन चीज़ों को आपको डिफाइन करना है आपके आंसर में। ये जस्ट एक क्रिस्प नोट्स है। फिर लिखित संविधान है, शक्ति पृथक्करण है, लचीला संविधान है, संघीय स्वरूप है, न्यायिक समीक्षा है और संसदीय लोकतंत्र है। तो इन पॉइंट्स को आप डिफाइन करते चलेंगे तो और आपका आंसर इनरिच होते चला जाएगा। तो लास्ट टाइम डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके आगे मैंने प्रस्तावना का बनाया था सिनॉप्सिस। तो इसमें ये यहाँ पे इंट्रो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद थिंकर है एन के पालकी वाला, उनके विचार को हमने रखा है कि संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना के प्रयोजन है कौन कौन से, तो ये प्रकृति बताता है, ये लक्ष्य बताता है और ये प्राधिकार बताता है। उसके बाद इन चीज़ों में इसमें जो पॉइंट्स थे मैंने उनको डिफाइन कर दिया है, उनको लिख दिया है। अगर एग्जाम में आएगा तो मैं इसे डिफाइन करता। उसके बाद प्रस्तावना के शब्द हैं उसको शॉर्ट में मैंने लिखा है। संविधान की हम भारत के लोग, तो ये संविधान के प्राधिकार को दिखाता है कि लोग जो हैं भारत के लोग हैं जो संविधान की शक्ति के स्रोत हैं। तो सरकार इसमें निरंकुश नहीं हो सकती है क्योंकि संविधान अपनी शक्ति लोगों से ग्रहण कर रहा है। उसके बाद प्रभुत्व संपन्न, तो इस प्रकार भारत सरकार आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अगला हमारे जो विशेषता है वह है गणराज्य। तो राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होगी। इसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि राज्य का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, जैसे राष्ट्रपति। उसके बाद है विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी, इसमें अनुच्छेद 14 को डिफाइन किया जाएगा। फिर है समाजवादी मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद, तो इसमें एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको हम लोग लिखेंगे कि जो चीज़ें याद नहीं हो पाती उनको लिख लेना बेहतर होता है नोट्स में, कि लोकतांत्रिक समाज का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमता को समाप्त करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिफिनीशन को, उनके द्वारा दिए गए डिफिनीशन को किसी भी विषय पे लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर पे। फिर है पंथ निरपेक्षता, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा जाएगा। और इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि जहाँ भी इसको यूज किया जा सके। फिर है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों द्वारा चयनित सरकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रस्तावना का जब चैप्टर आएगा। उसके बाद है इसका महत्व क्या है, प्रस्तावना का महत्व। तो ये आधारभूत दर्शन है, सामाजिक तौर तरीकों को दर्शाता है, संविधान का मूल्यांकन करता है, ठीक है। उसके बाद सरकार पर दायित्व का बोध का आरोपण करता है। उसके बाद सरकार का मूल्यांकन करता है, सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या में प्रयोग किया जाता है और ये राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उसके बाद है एक हम लोग देख लेते हैं विवाद, जो भी विवाद हुए हैं। तो संविधान का भाग है या नहीं, इससे संबंधित जितने भी विवाद हुए हैं। तो एसके गोपालन मामला था जिसमें कहा गया कि ये भाग नहीं है संविधान का प्रस्तावना। फिर बेरूबारी संघ मामला हुआ 1960 में, जिसमें कहा गया कि इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती जो वाद आया 1973 में, इसमें कहा गया कि ये संविधान का भाग है। और इसके बाद वामन राव मामला आया था जिसमें प्रस्तावना को मूल ढांचा कहा गया था। उसके बाद एसआर बोम्मई वाद आया जिसमें प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया और मूल ढांचे के तहत भी इसको देखा गया। उसके बाद LIC वाद 1995 में हुआ। उसके बाद इसमें प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है ऐसा कहा गया। इसके आगे कंक्लूजन है जिसको आप पहले से अगर लिख के रखेंगे और याद करके रखेंगे तो बेहतर होगा। इसमें भी मैंने श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के जो भी उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा था उसको लिखा है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो बेहतर होगा। और ये नोट्स परफेक्ट नहीं है, इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है। तो आप अपने अनुसार आप जो भी डायमेंशन देख पा रहे हैं प्रस्तावना के, उन सभी डायमेंशन को इसी तरह शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना के रखें और उसको डेली रिविजन करते रहें जब तक BPSC मेंस हो नहीं जाता है 71st मेंस, या आगे आप जो भी मेंस देने वाले हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।